मसूरी के जंगल में बसा हुआ एक आधुनिक गांव था। रात के वक्त काला घना अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। हाड़ कंपा देने वाली शीत लहर चल रही थी। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। पीपला गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में रजाई में दुबके पड़े थे। हल्की हल्की अब बारिश भी शुरू हो चुकी थी। पीपला गांव से कुछ दूर पहले सीगल पैलेस था। कहते थे कि इसे अंग्रेजों ने इसे बनवाया था। सीगल पैलेस के आसपास श्मशान घाट और जंगलों के अलावा कुछ भी नहीं। राकेश अपनी दोस्त की शादी में से अपने गांव बाइक से लौट रहा था कि अचानक सीगल पैलेस के पास उसकी बाइक रुक गई। राकेश ने जब आसमान की तरफ नजर दौड़ाई तो उसे एक भी तारा नजर नहीं आया। उसने आसपास नजर घुमाकर जब देखा तो सिवाय अंधकार के कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने मन ही मन कहा, कहाँ भाग फंस गया मैं। अब इस बाइक का क्या करूं, ठंड भी बढ़ गई है और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। उसने जब घड़ी पर नजर डाली, घड़ी रात के 2 बजा रही थी। अचानक राकेश की नजर सीगल पैलेस के खिड़की पर पड़ी। उसे वहां पर रोशनी सी नजर आई, जैसे कि वहां पर आग जल रही हो। इतनी रात गए यहां पर कौन हो सकता है? यहां तो कोई नहीं आता। हो सकता है कोई मेरी तरह रास्ते में फंस गया हो और सर्दी की वजह से उसने कुछ लकड़ियां जला ली हों। ये कहता हुआ राकेश अपनी बाइक वहीं खड़ी करके की तरफ चल दिया। राकेश जैसी ही सीगल पैलेस अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक व्यक्ति आंखें बंद किया हुआ बहुत धीमी आवाज में कोई मंत्र पढ़ रहा था। उस व्यक्ति ने अपने चारों तरफ से लाल रंग का घेरा बना रखा था। मंत्र पढ़ते में बीच बीच में वो आग के ऊपर कुछ फेंक भी रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानियत सवार थी। उस व्यक्ति को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उससे रहा नहीं गया और उसने चीख कर कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? आपसे मना किया था ना, उसके बावजूद भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। आप जानते हो आपकी इस हरकत से सर्वनाश हो सकता है। आपने अपने गंदे और घिनौने मकसद के लिए ये जगह चुनी है। किसी को इस पर शक भी नहीं होगा। कौन सोच सकता है किसी सीगल पैलेस के अंदर कोई इस घिनौने काम को कर सकता है? इतना बोलकर राकेश गुस्से में उस घेरे के अंदर घुस गया। तंत्र साधना में लीन उस व्यक्ति ने अचानक आंखें खोल ली। उसकी आंखों से लाल लाल दहकते अंगारे से निकल रहे थे और उसका चेहरा किसी पिशाच से कम नहीं लग रहा था। यह सब देखकर राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। उस व्यक्ति ने चिल्लाकर राकेश की कहा, मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? इस गोल घेरे के अंदर आकर तूने मेरी सिद्धि को खराब कर दिया। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा मुझे भी नहीं पता। उस व्यक्ति ने इतना कहा ही था कि अचानक जलती हुई लकड़ियां बुझ गई। अंदर जो थोड़ा गर्म माहौल था अचानक वह सर्दी में तब्दील हो गया और एक ठंडी तेज हवा का झोंका राकेश के गाल से टकराया। अंदर इतना घना अंधेरा हो गया कि राकेश और वह व्यक्ति एक दूसरे के शक्ल भी नहीं देख सकते थे कि अचानक उस व्यक्ति की चीख राकेश के कानों में टकराई। राकेश अपनी पूरी ताकत लगा के वहां से भागने लगा। वह सीगल पैलेस के बाहर पहुंचा ही था कि अचानक उसने बाहर किसी को खड़ा हुआ पाया। आसमान अब बिल्कुल साफ हो चुका था। तारे निकल रहे थे। चांद अपने पूरे शबाब पर था। राकेश का चेहरा देख सकता था। राकेश के सामने एक बेहद सुंदर लड़की खड़ी हुई थी। उसके होंठ सुर्ख गुलाबी हो रहे थे काली साड़ी में। वह युवती किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। राकेश उसे देखकर सब कुछ भूल गया। उसकी खूबसूरती में सम्मोहित सा होता जा रहा था। वह बस उसे देखे जा रहा था। अचानक उस युवती ने राकेश से कहा, क्या देख रहे हो राकेश? क्या तुमने कभी कोई सुंदर स्त्री नहीं देखी क्या? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। राकेश, तुम्हारी एक सुंदर बीवी है और एक बेटा भी है। लेकिन तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानती हो? मैंने तो तुम्हें आज तक कभी इस गांव में नहीं देखा। वह सब बातें छोड़ो राकेश और मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें मुझे देखकर ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि तुम्हें मुझे अपनी बाहों में ले लेना चाहिए? उस स्त्री की आवाज में पता नहीं क्या सम्मोहन था कि राकेश उसमें समाता जा रहा था। वो सब कुछ भूल चुका था कि कुछ क्षण पहले क्या घटना घटी थी। राकेश अब उस स्त्री को देखकर बेकाबू सा होने लगा। राकेश ने वासना भरी नजरों से देखकर कहा, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा एक नाम नहीं राकेश, कई नाम है। तुम जिस नाम से चाहो उस नाम से मुझे बुला सकते हो। राकेश ने बिना देरी किए उस स्त्री को अपने आलिंगन में भर लिया। आलिंगन में भरते ही राकेश अपनी मस्ती में खोया गया। वह यह भी देखना भूल गया कि उस स्त्री का चेहरा अब सुंदर नहीं था, बल्कि उसके खूबसूरत हाथों में नाखून की जगह बड़े बड़े 2 पंजे थे और उसके दांत किसी भेड़िए की तरह अचानक से बड़े हो गए। देखते ही देखते उस स्त्री ने अपने दांत राकेश की गर्दन में गाड़ दिए और राकेश की दिल दहला देने वाली चीख पूरे सन्नाटे में गूंज गई।
अगले दिन राकेश की लाश नग्न अवस्था में सीगल पैलेस के बाहर सड़क पर पड़ी हुई मिली। चारों तरफ पीपला गांव के लोग मौजूद थे। राकेश की लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके बदन खून का एक एक कतरा निचोड़ लिया गया हो। उसकी आंखें फड़ती हुई थीं, जैसे कि उसने कोई बहुत ही भयानक चीज अपनी आंखों से देख ली हो। राकेश की बीवी बुरी तरह से रो रही थी। गांव के मुखिया ने तांत्रिक भैरवनाथ को यहां पर बुलवाया था। भैरवनाथ ने जैसे ही राकेश को देखा, वह बुरी तरह से चीखने लगा, अनर्थ, घोर अनर्थ, ये अनर्थ है, ये कैसे संभव हो सकता है? गांव का मुखिया बोला, ये कैसी बातें कर रही हैं आप बाबा, कैसा अनर्थ? नादान मुखिया, क्या तुझे राकेश की लाश को नहीं देखा? देख, इसके शरीर के खून का एक एक कतरा तक किसी ने नहीं छोड़ा। देख इसकी लाश कैसी सफेद पड़ी हम, इसकी आंखें कैसी फटी हुई हैं, मगर आसपास खून का एक भी कतरा तक मौजूद नहीं। इसका किसी ने खून पिया है। भूत प्रेत पिशाच, इनमें से कोई भी इस तरह से किसी इंसान का खून नहीं पीते। बाबा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। आप कहना क्या चाहते हैं? यहां पर किसी ने सिद्धि की है, या तो वह अपनी सिद्धि में विफल हुआ है या फिर कुछ और हुआ है। उसका परिणाम इस व्यक्ति ने भुगता है। तभी अचानक भैरवनाथ फटी फटी आंखों से इधर उधर देखने लगा। मुखिया ने उससे कहा, आप क्या देख रहे हैं बाबा? भैरवनाथ ने कहा, क्या यहां पर सिर्फ इसकी ही लाश मिली है? हाँ बाबा, सुबह ही पता चला कि यहां पर राकेश यहां मरा पड़ा है। राकेश हमारे गांव का ही है, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आता बाबा कि आपके चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों है। क्योंकि अब जो यहां पर होने वाला है उससे तुम सब परेशानी में आ जाओगे। अनर्थ हो गया है मुखिया, किसी ने उसे बुला लिया है। किसे बाबा, किसे? यक्षिणी को। इस तरह से इंसान का खून सिर्फ और सिर्फ यक्षिणी ही पी सकती है, कोई और नहीं। यक्षिणी का नाम सुनकर मौजूद सभी लोग भयभीत नजर आने लगे। मुखिया बोला, अब हम क्या करें बाबा? इतना आसान नहीं है मुखिया। यक्षिणी को जिसने बुलाया है वही उसे वापस भेज सकता है। भगवान से प्रार्थना करो मुखिया। अगर वह व्यक्ति जिंदा है तो हमें उसे ढूंढना होगा, और अगर वह मर गया है तो मुझे तुम सभी की मौत अपनी आंखों से नजर आ रही है। आप इतने सिद्ध पुरुष हैं बाबा, क्या आप उस यक्षिणी को काबू नहीं कर सकते? यह कोई मजाक नहीं है मुखिया। तुम्हें यक्षिणी की ताकत का अंदाजा भी नहीं है। एक यक्षिणियां कई प्रकार की होती हैं, मगर राकेश की लाश को देखकर मैंने अंदाजा लगा लिया है कि यह यक्षिणी बहुत शक्तिशाली है, कुछ भी कर सकती है। हो सकता है कि वह इस वक्त यहाँ आसपास के लोगों में किसी की शक्ल में मौजूद हो। भैरवनाथ की बात सुनकर सभी लोग जो कि वहां पर जमा थे एक दूसरे से डर की निगाहों से एक दूसरे को देखने लगे। गांव का मुखिया तांत्रिक भैरवनाथ के कदमों में गिरकर कहने लगा, कुछ कीजिए बाबा, अब आप ही हम सब गांव वालों का एकमात्र सहारा है। मैं अभी फिलहाल इन गांव वालों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। भैरवनाथ की बात सुनकर मुखिया बोला, तो क्या हम सब गांव वाले भी राकेश की तरह बेमौत मारे जाएंगे? किसी एक की गलती की सजा पूरे गांव वालों को क्यों? बाबा, इसमें हम सब की क्या गलती? गलती है, तुम सबकी बहुत बड़ी गलती है मूर्खो। इसी गांव में किसी दुष्ट आदमी ने यक्षिणी को बुलाने के लिए तंत्र विद्या का सहारा लिया, और तुम लोग कुछ जान ही नहीं पाए, क्योंकि यक्षिणी को बुलाना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए एक खास विद्या की जरूरत होती है। इस क्रिया के लिए जो अनुष्ठान करना होता है वो कोई भी ऐरा गैरा मामूली साधु नहीं कर सकता। तुम सब गांव वालों की नाक के नीचे वो दुष्ट इस खतरनाक अनुष्ठान को कर रहा था, और तुम लोगों को खबर तक नहीं हुई। हमारी बात का यकीन मानिए बाबा, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम, और ना ही हमारे सामने किसी ने इस तरह का यहाँ पर कोई अनुष्ठान किया है। भैरवनाथ गुस्से में सब गांव वाले और मुखिया को देखे जा रहा था। मुखिया हाथ जोड़कर भैरवनाथ से कहा, गुस्सा शांत करिए अपना बाबा, जो होना था वह हो चुका। अब हमें आगे क्या करना है वह बताइए। मुखिया की बात सुनकर तांत्रिक भैरवनाथ सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद वह मुखिया से बोला, मुझे उस यक्षिणी को असली रूप में बुलाने के लिए एक खास अनुष्ठान करना पड़ेगा, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर उसको किस मकसद के लिए यहाँ बुलाया गया है। मगर इसमें कुछ दिन का वक्त लग सकता है। तब तक के लिए तुम सबको एक सख्त हिदायत देकर जा रहा हूं कि शाम 6 बजे के बाद अपने घरों से बाहर मत निकलना, चाहे तुम्हारा कितना जरूरी काम क्यों ना हो, क्योंकि यक्षिणी रात में बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं और वह अपना शिकार ज्यादातर रात में ही करती हैं। तांत्रिक भैरवनाथ की बात सुनकर मुखिया ने सभी गांव वालों से मुखातिब होकर कहा, तुम सब लोगों ने सुन लिया ना बाबा ने हम सब लोगों को क्या आदेश दिया है? शाम 6 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले, चाहे उसे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो। मुखिया कुछ कहना ही वाला था कि तभी तांत्रिक भैरवनाथ ने चिल्लाकर कहा,
जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा है कि वह यक्षिणी हम में से किसी एक का रूप लिए हुए यहां पर मौजूद है, इसीलिए मेरी इस बात को वह भी सुन रही होगी। शाम 6 से 8 बजे के बाद अगर कोई भी तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाकर तुम्हें बाहर की तरफ बुलाता है तो समझ लेना कि वह तुम्हारा कोई जान पहचान वाला नहीं खड़ा, बल्कि बाहर तुम्हारी मौत खड़ी है। जैसे कि मैं कह चुका हूं और एक बार फिर कह रहा हूं कि यक्षिणी किसी का भी रूप ले सकती है। इतना कहकर तांत्रिक भैरवनाथ वहां से चला गया। गांव वालों ने राकेश का अंतिम संस्कार कर दिया और वह सब लोग अपने अपने घरों के अंदर डरे सहमे दुबक गए। सबके दिल में एक ही विचार आ रहा था, यक्षिणी रात के वक्त किसका दरवाजा खटखटाएगी। मगर उस रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे दिन सारे गांव वाले एकत्रित होकर कल की घटना के बारे में बातचीत कर रहे थे कि अचानक एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज वहां आकर खड़ी हो गई। उस कार में से एक हैंडसम नौजवान बाहर निकलकर गांव के एक व्यक्ति की तरफ आ गया। उस गांव के व्यक्ति का नाम नितिन था। उसने नितिन की तरफ देखकर कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस गांव में सीगल हाउस कहां पर है? सीगल हाउस का नाम सुनकर कड़ाके की ठंड में नितिन के माथे पर पसीना आ गया और वह उस नौजवान को गौर से देखने लगा। खुद को इस तरह देखने पर उस नौजवान ने दोबारा उससे कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि यहां पर सीगल हाउस कहां पर है? नितिन ने हाथ इशारा करके उससे कहा, यहां से कुछ दूरी पर ही आपको मिल जाएगा। वैसे कौन हैं आप? आप सीगल हाउस का पता क्यों पूछ रहे हैं? मेरा नाम मुकुल है, मैं एक बिजनेस में हूं। हमें जैसे ही पता चला कि मनाली के एक गांव मतलब पीपला गांव के करीब खूबसूरत जंगलों में बसा हुआ अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ एक पैलेस है जिसे सीगल हाउस कहते हैं, हमने तुरंत उसे खरीद लिया। हम वहां पर होटल बनाना चाहते हैं। वैसे भी अब यह पूरा इलाका टूरिस्ट इलाके में आने वाला है क्योंकि हम यहां पर आ चुके हैं। ऐसी गलती मत करना बाबू साहब, आप सीगल हाउस के बारे में नहीं जानते। अगर अपनी जान प्यारी है तो मेरी मानो तो अभी और इसी वक्त यहां से चले जाओ। क्यों? सीगल हाउस में ऐसा क्या है? मुकुल ने कंधे उचकाते हुए कहा। हुए नितिन से कहा, कल रात यहां पर सीगल हाउस के बाहर इस गांव के व्यक्ति की मीत हुई है, तो हम क्या करें, जरूर उसने देसी शराब पी रखी हो। नहीं नहीं बाबूजी, इस गांव में यक्षिणी आजाद घूम रही है, उसी ने मारा था उसे। तुम्हारा मतलब तुम्हारे गांव की कोई लड़की ने जिसका नाम यक्षिणी है उसने मारा है उसे? डोंट वरी में हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। नहीं नहीं साहब, यक्षिणी कोई इंसान नहीं होती बल्कि इंसानों का रूप धारण कर सकती है। वो भला की खूबसूरत होती है मगर वो इंसान का खून पी जाती है। मुझे पूरा विश्वास है वो जरूर उस सीगल पैलेस में मौजूद है। नितिन इससे आगे कुछ और कहता कि तभी कार में से एक लड़की जो इस वक्त ब्लैक जीन्स, ब्लू शर्ट और ब्लैक जैकेट पहनी हुई थी बाहर निकल कर आ गई और उसने मुकुल की तरह देखकर कहा, तुम भी कहां इन जाहिलों को मुंह लगते हो? तुम्हें पता नहीं कि ये गांव वाले थर्ड क्वालिटी के लोग होते हैं। ये खुद तो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते लेकिन जो करना चाहता है उसे भी यह नहीं करने देते हैं। जब दुनिया 40 साल पहले चांद पर पहुंच चुकी है और मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने की सोच रही है, ये अभी भी भूत प्रेत और पिशाच में ही अटके हुए हैं गंवार कहीं के। ये नहीं सोचते कि कल जब यहाँ एक 5 स्टार होटल बन जाएगा तो इन गंवारों को भी काम मिल जाएगा। बेवकूफ कहीं के। उस लड़की की बात सुनकर मुकुल ने मुस्कुराते हुए मजाक उड़ाने वाले लहजे में नितिन की तरफ देखकर कहा, तुम सही कहती हो स्नेहा, मैं भूल गया था कि मैं गंवारों के पास खड़ा हूं। वैसे तुम्हारा जो भी नाम हो पता बताने के लिए शुक्रिया। इतना कहकर मुकुल और स्नेहा कार के अंदर बैठ गए। कार के अंदर मुकुल और स्नेहा के 3 दोस्त और भी मौजूद थे जो शायद उन्हीं का इंतजार कर रहे थे, शुभम, प्रिया और मोंटी। उन सब में मोंटी सबसे ज्यादा मजाकिया था। मुकुल ने अपनी ड्राइविंग सीट संभाल ली। मोंटी ने मुकुल से कहा, क्या हुआ यार, तू तो वहां पता पूछने गया था ना, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे कि तेरी किसी मामले में वहां पर बहस चल रही हो। हाँ यार, जब मैंने उससे सीगल हाउस के बारे में पता पूछा तो वह ऐसे डर गया जैसे कि मैंने किसी भूत प्रेत का पता उससे पूछ लिया हो, और पता नहीं वह क्या बकवास कर रहा था कि इस वक्त गांव में यक्षिणी वगैरह का साया है और चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे। मुकुल की बात सुनकर शुभम, जो कि प्रिया से बातें करने में मग्न था, मुकुल की बात सुनकर बोल पड़ा, तो तुझे यक्षिणी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली? उसे भी अपने 5 स्टार होटल में कोई जॉब दे देंगे यार। यार पता नहीं क्या क्या बकवास करके मेरा सारा मूड खराब कर दिया। हाँ, एक तरफ ये भी बोल रहा था कि यक्षिणी लोगों का खून पी जाती है, दूसरी तरफ ये भी बोल रहा था कि वह बहुत खूबसूरत होती है। बेवकूफी की हद। देखो,
वो किसी की का रूप ले सकती है। पता नहीं साले ने रात में कौन सी फिल्म देखी थी। मुकुल की बात सुनकर उसके तीनों दोस्त बुरी तरह से मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसने लगे। मोंटी ने मुकुल की तरफ देखकर कहा, वह गांव वाला बेचारा बेवकूफ था यार, मुकुल समझ ही नहीं पाया। क्या नहीं समझ पाया? यही कि यक्षिणी के बारे में उसने हमें बताकर कितनी बड़ी गलती की है। मैं तेरी बात का मतलब नहीं समझा। अरे यार, सिंपल सा मतलब है, उसने तुझसे ये तो कहा ना कि ये यक्षिणी बहुत खूबसूरत होती है। हाँ, कहाँ है? तो फिर मेरी तो बल्ले बल्ले तेरी गर्लफ्रेंड तेरे साथ हमेशा रहती है। शुभम की गर्लफ्रेंड प्रिया भी हमेशा उसके साथ रहती है, और तुम चारों में सिर्फ एक मैं ही हूं जिसकी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो कहने का मतलब है कि यक्षिणी भी चल जाएगी। मोंटी की बात सुनकर चारों दोस्त खिलखिलाकर हंसने लगे। मुकुल ने गाड़ी को सीगल पैलेस की तरफ मोड़ लिया। कुछ ही देर के बाद वह पांचों सीगल पैलेस के सामने खड़े हुए थे। वो उसी स्थान पर खड़े हुए थे जहां पर कल राकेश की मौत हुई थी। इतने आलीशान पैलेस को देखकर स्नेहा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, वाओ मुकुल, कितनी खूबसूरत कोठी है। मुझे अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं है मुकुल। यहां पर बहुत ही शानदार 5 स्टार होटल बनेगा। देखो ना, इस पैलेस के चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ ही पहाड़ हैं। जंगल की हरियाली के बीचों बीच बना हुआ ये पैलेस किसी ताजमहल से कम नहीं लग रहा। जानती हो स्नेहा, जब मैंने इस जगह के फोटोग्राफ इंटरनेट पर देखे, मैं तो तभी समझ गया था कि हमें यहां पर 5 स्टार होटल बनाने में घाटा नहीं होगा। ये जगह भी खूबसूरत है और यहां का वातावरण भी अच्छा है। देखना स्नेहा, वह दिन दूर नहीं जब सारे टूरिस्ट खुद ब खुद खींचे हुए हमारे इस 5 स्टार होटल में रुकने के लिए आएंगे और इस जगह का मजा उठाएंगे। मुकुल की बात सुनकर उसका शुभम दोस्त बोला, लेकिन मेरी एक बात समझ में यह नहीं आती कि अंग्रेजों को यहां पर यह इतना खूबसूरत पैलेस बनाने की क्या सूझी थी। मुकुल शुभम की बात सुनकर हंसने लगा। देखते हैं कि अंदर से बाहर का व्यू कैसा नजर आता है। इतना कहकर चारों दोस्त उस पैलेस अंदर चले गए। स्नेहा और प्रिया हैरत से सीगल पैलेस के अंदर के नजारे को देख रही थी, मगर प्रिया के दिमाग में कुछ और चल रहा था। अचानक प्रिया के कदम एक दीवार के सामने जाकर रुक गए। उसने देखा दीवार पर शेर की खाल टंगी हुई थी जो बहुत ताजी मालूम हो रही थी। प्रिया ने शुभम की तरफ और देखकर कहा, मुझे एक बात बहुत अजीब लग रही है। कौन सी बात? यही कि सीगल पहले वर्षों से वीरान पड़ा है, लेकिन अंदर आकर हमें एक भी मकड़ियों का जाला नहीं दिखाई दिया, और ना ही यहां पर गंदगी और धूल मिट्टी देखने को मिली। ऐसा लग रहा है मानो हमारे आने से पहले किसी ने इस पैलेस को साफ करवाया हो। और सबसे हैरत की बात, इस शेर की खाल को देखो, लग रहा है जैसे कल ही इसको मारा गया हो। प्रिया की बात सुनकर शुभम सोच में पड़ गया। शायद तुम्हारा ये सोचना सही है प्रिया, मेरे भी दिमाग में यही बात काफी देर से चल रही है। शुभम और प्रिया को गंभीर मुद्रा में देख मुकुल और स्नेहा भी उन दोनों के पास आ गए। मुकुल ने शुभम की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ? अचानक तेरे पर चेहरे पर यह परेशानी कैसी है? बाहर तो तू ठीक था। सब कुछ ठीक तो है। शुभम ने मुकुल को बाहर आने की ओर इशारा किया। शुभम और मुकुल बाहर की तरफ आ गए और उन दोनों के पीछे मोंटी, प्रिया और स्नेहा भी। शुभम ने मुकुल से कहा, मैं और प्रिया एक बात पर डिस्कस कर रहे थे। मुकुल, पहले एक बता, तूने इस पैलेस के फोटोग्राफ देखे थे ना? हाँ, देखे थे। तो क्या उन फोटोग्राफ्स में भी ये पैलेस अंदर से साफ सुथरा ही नजर आ रहा था? हाँ। शुभम की बात सुनकर मुकुल, जो अब तक मजाक के मूड में था, वह भी थोड़ा गंभीर हो गया और उसने शुभम की तरफ देखकर कहा, तू सही कह रहा है इस बात पर। तो हम लोगों ने गौर ही नहीं किया। यह पैलेस तो वर्षों से वीरान पड़ा है और इसके मालिक ने मुझे यह बताया था कि यहां पर सालों से कोई नहीं रहता और यह बहुत समय तक की शराबियों और जुआरियों का अड्डा बन रहा है। तो फिर हमारे यहां पर आने से पहले इसकी सफाई किसने करवाई? शुभम की बात पर स्नेहा ने कहा, मुझे लगता है तुम सब लोगों का दिमाग खराब हो गया है। अरे यार, लॉजिकल बात है कि मुकुल ने यह पैलेस कुछ दिनों पहले ही खरीदा है। 50% रकम मुकुल इस पैलेस के मालिक को दे चुका है। 50% रकम देने की बात मुकुल ने इस पैलेस को देखने के बाद ही कही। हो सकता है कि उसने हमारे यहां पर आने से पहले इस पैलेस की साफ सुथराई करवा कर रखी हो। स्नेहा की बात सुनकर चारों लोग खुश हो गए। सबके चेहरों से टेंशन एकदम गायब हो गई। शुभम और मुकुल दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। शुभम ने प्रिया की तरफ देखकर कहा, इतनी सी बात हमारी समझ में ही नहीं आई स्नेहा।
तुम वाकई समझदार हो, मुकुल की गर्लफ्रेंड जो ठहरी। शुभम की बात सुनकर प्रिया ने चिढ़कर शुभम से कहा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं समझदार नहीं हूं? मुझे जो लगा वह मैंने बता दिया। अरे तो इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? शुभम की बात सुनकर मुकुल बोल पड़ा, तुझसे कितनी बार कहा है कि अपनी गर्लफ्रेंड के सामने दूसरे की गर्लफ्रेंड की तारीफ मत किया कर। लड़कियां इस मामले में बहुत ही ज्यादा गंभीर होती हैं। मोंटी, जो कि बहुत देर से उन सब की बातें सुन रहा था, बोल पेड़ा, अब तुम लोग यहां पर इन बातों पर चर्चा ही करते रहोगे या फिर यह बात भी सोचोगे कि खाने का इंतजाम कैसे करा जाए? हमें यहां पर कुछ दिन बताने हैं। मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है और चाय की भी बहुत ज्यादा तलब महसूस हो रही है। मोंटी की बात सुनकर सभी उसकी बात से सहमत हो गए। मुकुल ने कहा, हाँ, बात तो तेरी सही है, इस बात को तो हमने सोचा ही नहीं। मोंटी ने कहा, इससे अच्छा तो यार हम शहर से कोई काम वाली बाई ही पकड़ कर ले आते, कम से कम हमें खाना तो खिला सकती थी। अचानक ने यह कहा ही था कि अचानक मौसम बदलने लगा। चारों तरफ काली घटा छा गई और सब तरफ अंधेरा सा छाने लगा और कोहरा बुरी तरह से बढ़ गया। प्रिया और स्नेहा अचानक मौसम बदलता देख बुरी तरह से घबरा गईं। मुकुल ने सबसे कहा, घबराओ मत, पहाड़ी इलाकों में ऐसे ही अचानक मौसम बदलता है, चलो अंदर चलते हैं। वो सब लोग पैलेस के अंदर चले गए। मोंटी ने कहा, यार मौसम तो अचानक बदल गया, अब लंच और डिनर का इंतजाम कैसे होगा? अचानक उन पांचों के कानों में किसी स्त्री के स्वर टकराया, आपकी इस समस्या का हल मेरे पास है। बाबूजी, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है और मैं आप सबके लिए बाजार से अच्छी अच्छी और ताजी सब्जी भी खरीद कर ला सकती हूँ। आवाज सुनकर पांचों ने सामने की ओर देखा तो उनके सामने एक बेहद खूबसूरत काले लिबास में एक युवती खड़ी हुई थी, जो उन पांचों को देखकर मुस्कुरा रही थी। उस युवती के लंबे लंबे बाल थे और बड़ी बड़ी आंखें, भूरी आंखें थीं और उसका पूरा बदन गोरा चिट्टा रखा हुआ था। देखने में वह किसी अप्सरा से कम नहीं मालूम पड़ रही थी। पांचों लोग एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखने लगे। मुकुल ने उस युवती से कहा, कौन हो तुम और तुम अंदर कैसे आई? मुकुल की बात का उस युवती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आप भी कैसी बातें करते हो बाबूजी? यह पैलेस सालों से वीरान पड़ा है क्या? यहां पर अंदर आने के लिए किसी की इजाजत चाहिए क्या? हाँ, पहले तो नहीं चाहिए थी, लेकिन शायद अब ज्यादा चाहिए हो, क्योंकि हमने इस पैलेस को खरीद लिया है। मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रही थी बाबूजी। मैं बस यहां पर ऐसे ही टहलने के लिए आई थी और आप सबको बातें करते हुए मैंने सुन लिया। आप सब लोग शहर से आए हैं ना, और शायद आपको एक खाना बनाने वाली की जरूरत है, और मुझे खाना बनाना आता है। उस युवती की बात सुनकर शुभम ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हारे आने के कदमों की आहट हमें क्यों नहीं सुनाई दी? अभी हम बाहर थे, तब तुम कहां थीं? आप देख नहीं पाए होंगे मौसम की खराबी की वजह से। उस युवती की बात सुन जर शुभम सोच में पड़ गया और कुछ देर सोचने के बाद बोला, लेकिन तुम हम सबके लिए खाना क्यों बनाओगी? यह गांव है बाबूजी, हम गरीब लोग हैं, इसी बहाने मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। उस युवती को मोंटी लगातार देखे जा रहा था। उसकी नजर उस युवती पर से हट ही नहीं रही थी और उसकी इस हरकत को उसके दोस्त अच्छी तरह से महसूस कर रहे थे। मुकुल ने उस युवती से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहिनी है बाबूजी, और मैं यही पीपला गांव की ही रहने वाली हूं। हम तुम्हारी बात क्यों माने खाना? तो हम यहां पर किसी भी गांव वाली से बनवा सकते हैं। आप लोग के लिए कोई खाना नहीं बनाएगा। बाबूजी, आपने यहां आते में तो देख ही लिया होगा, गांव वाले तो आपसे ये कह रहे थे कि यहां से चले जाओ वरना यक्षिणी आपको मार डालेगी। उस युवती की बात सुनकर पांचों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। मुकुल ने कहा, हाँ, मुझे याद आया, गांव के एक व्यक्ति ने मुझसे ये वाली बात कही तो थी, लेकिन तुम उस वक्त कहां थी? मैं वहीं आसपास मौजूद थी, थोड़ी सी भीड़ थी ना, आप देख नहीं पाए हो क्या? वैसे एक बात बोलूं बाबूजी? उसने मुकुल से कहा। हाँ, बोलो। एक तो मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूं और उसके बदले में आप मुझे जो खुशी से दे देंगे वह मैं रख लूंगी। फिर भी आप मुझसे ऐसे सवाल जवाब कर रहे हो जैसे कि मैं कोई चोर है, डाकू हूं। मुकुल के बोलने से पहले अचानक मोंटी बोला, अरे यार, रख लेते हैं, कुछ दिनों की बात है, और वैसे भी मोहिनी ने कहा है कि उसे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है और वह हमारे लिए ताजी ताजी फ्रेश सब्जी भी खरीद कर ला सकती है। मोंटी मोहिनी को देखकर सम्मोहित सा होता चला जा रहा था। उसने कहा, वैसे आप खाना बनाने के अलावा और क्या क्या कर लेती हैं?
सब कुछ कर लेती हूँ बाबूजी। मैं खाना बना लेती हूँ, अच्छी सी चाय बना लेती हूँ, और मैं बहुत अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनाती हूँ। चारों दोस्तों ने मोहिनी को खाना बनाने के लिए सहमति दे दी थी। मोहिनी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। उसकी आंखों में शायद किसी जीत का जश्न था। रात का वक्त हो चुका था। मोहिनी ने सभी दोस्तों के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया था। पांचों दोस्त सीगल पैलेस के एक हॉल में आग जलाए इकट्ठे बैठे हुए थे, क्योंकि बाहर सर्दी बढ़ चुकी थी और बारिश भी हो रही थी कि अचानक शुभम ने सबसे कहा, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहा है भाई? अभी तो शेरो शायरी का दौर शुरू हुआ है। मोंटी ने उससे कहा, अरे यार, समझाकर हल्का होने जा रहा हूँ, संभल कर जाना, कहीं यक्षिणी ना आ जाए। अरे प्रिया, तू भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा। वैसे भी गांव वाले बोल रहे थे कि यक्षिणियां बहुत खूबसूरत भी होती हैं। तू भी ना मोंटी, कुछ भी बोलता है, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर शुभम उस हॉल से बाहर चला गया। शुभम ने अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ा दिए थे, मगर उसे चलते हुए करीब 5 मिनट से ज्यादा का समय हो चुका था और उसे बाथरूम कहीं भी दिखाई नहीं देता। उसने खुद से ही कहा, करे कमाल है, अभी थोड़ी देर पहले तो बाथरूम यहीं था, कहाँ गायब हो गया? अचानक शुभम को वो कमरा नजर आ गया जिस कमरे में बाथरूम मौजूद था। शुभम ने उस कमरे के दरवाजे जैसे ही खोला, उसने देखा सामने खड़ी स्नेहा उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। स्नेहा को देखकर शुभम हैरत में पड़ गया। उसने स्नेहा से कहा, तुम यहां क्या कर रही हो स्नेहा? स्नेहा मुस्कुराती शुभम के करीब आ गई और उसे अजीब सी निगाहों से देखने लगी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो स्नेहा? और तुम यहां क्या कर रही हो? तुम तो मुकुल और सब लोगों के साथ बैठी हुई थी ना? मैं तुम्हारे लिए ही यहां पर आई हूं। आज दोपहर में तुमने मेरी तारीफ की थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था। सच तो यह है कि मैं मुकुल से ज्यादा अब तुम्हें पसंद करने लगी हूं। इतना कहकर स्नेहा शुभम से लिपट गई। स्नेहा शुभम के अंदर एक वासना का एक तूफान सा आ गया और वो सब कुछ भूल सा गया। मगर अचानक उसने स्नेहा पर एक जोरदार धक्का दिया। ये क्या कर रही हो स्नेहा? तुम मुकुल की गर्लफ्रेंड हो, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अगर उसे इस बारे में पता लगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? यह गलत है स्नेहा। कुछ भी गलत नहीं है शुभम, मैं बस थोड़ी देर के लिए तुम्हारा साथ चाहती हूं। शुभम ने देखा स्नेहा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अचानक शुभम ने खुद को सम्मोहन में बंधा हुआ महसूस किया। तभी स्नेहा शुभम से दोबारा बुरी तरह से लिपट गई और शुभम सब कुछ भूल गया। शुभम बस आंखें बंद किए हुए आनंद की सीमाओं में खोया हुआ था और वह इस नशे में यह भी भूल गया कि इस वक्त स्नेहा का चेहरा कितना खौफनाक हो चुका था। उसके लंबे पैने और नुकीले दांत बाहर की तरफ निकल आए थे, आंखें बुरी तरह से लाल हो चुकी थी और उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद था। अचानक स्नेहा के रूप यक्षिणी ने अपने नुकीले दांत शुभम की गर्दन में गाड़ दिए और एक जोरदार चीख पूरे सीगल हाउस में गूंज गई। शुभम मृत अवस्था में उसी वक्त जमीन पर गिर पड़ा। स्नेहा ने उसके जिस्म का एक एक खून का कतरा तक निचोड़ लिया था और वह अपने होठ साफ करती हुई अचानक वहां से गायब हो गई। शुभम की चीख उसके दोस्तों तक जा पहुंची। शुभम की चीख सुनकर चारों लोग एक दूसरे को देखने लगे। मुकुल ने मोंटी से कहा, यह तो शुभम की आवाज थी मोंटी, हमें जाकर तुरंत देखना चाहिए। मोंटी ने मुकुल से कहा, तू एक काम कर, तू यही रुक, मैं देखकर आता हूं। प्रिया और स्नेहा के पास तेरा होना भी बहुत जरूरी है। इतना कहकर मोंटी उस हॉल से बाहर निकल गया और वह उस दिशा की ओर दौड़ने लगा जहां से शुभम की चीखने की आवाज आई थी। वह दौड़ता हुआ उसी कमरे तक पहुंच गया जहां कुछ कुछ देर पहले शुभम की चीखने की आवाज आई थी। मोंटी ने जैसे ही उस कमरे को खोला, मगर वहां सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। मोंटी हक्का बक्का इधर उधर देखने लगा कि तभी उसकी निगाह छत पर गई। छत का नजारा देखकर मोंटी के शरीर का खून जम गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका दिल बाहर निकलकर आ जाएगा। मोंटी ने देखा छत पर मोहिनी छिपकली की तरह चिपकी हुई मोंटी को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। उसके बाल जमीन तक आ रहे थे और उसका शरीर तो इंसानों जैसा था, मगर उसका चेहरा छिपकली जैसा था। मोंटी ने पूरी ताकत से चीखना चाहा कि अचानक मोहिनी ने बड़ी फुर्ती से आकर मोंटी का मुंह दबा लिया और उसने अपना मुंह जैसे ही खोला, बड़े बड़े दांत फिर से निकल आए और उसने मोंटी की गर्दन पर गाड़ दी। कुछ ही देर में वो मोंटी के शरीर का सारा खून पी गई और मोंटी मृत अवस्था में वहीं गिर गया। मुकुल, स्नेहा और प्रिया काफी देर तक मोंटी का इंतजार करते रहे। स्नेहा ने मुकुल से कहा, मोंटी अभी तक नहीं आया मुकुल, उसे गए हुए अच्छा खासा वक्त हो गया है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने गांव वालों की बात का मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं किया?
कहीं उनकी बातों में सच्चाई तो नहीं? नहीं स्नेहा, ऐसा मत सोचो। हो सकता हो कि शुभम ने हमें डराने के लिए यह हरकत की हो, और मोंटी को तो तुम जानती ही हो। शायद वह भी हमें डराने की कोशिश कर रहा हो, और इसी वजह से वह अब तक यहां नहीं आया। मुकुल की बात का प्रिया ने जवाब दिया। लेकिन पता नहीं मुकुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक बार मोंटी के मजाक को तो जानती हूं, लेकिन शुभम ऐसा नहीं करता, ये तुम भी जानते हो। और वो लड़की मोहिनी, वह अचानक कहां गायब हो गई? अरे यार, वह गांव की लड़की है, अपने घर पर चली गई होगी। प्रिया की बात सुनकर मुकुल भी परेशानी में पड़ गया, और वह गहरी सोच में डूब गया कि अचानक उन तीनों के कानों में मोंटी की आवाज टकराई, और यक्षिणी मोंटी के रूप में उन तीनों के सामने खड़ी थी। लगता है तुम तीनों डर गए, हम तुम्हें डराने के लिए ही ये सब कुछ कर रहे थे। इतना कहकर यक्षिणी मोंटी के रूप में हंसने लगी। मोंटी को देखकर मुकुल की जान में जान आई, मगर स्नेहा मोंटी को अजीब सी नजरों से देख रही थी। उसे मोंटी का बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा था। यक्षिणी ने मोंटी के रूप में बड़ी चालाकी से मुकुल से कहा, इन दोनों को चेहरे तो देख, मुकुल कैसे डरे हुए हैं। वह सब तो ठीक है, लेकिन शुभम कहाँ है? वह बेवकूफ तो अभी तक यही समझ रहा है, वह भी तुझे डराने के लिए ही दूसरे कमरे में छुपा हुआ है। चल एक काम करते हैं, आज हम दोनों शुभम को उल्टा डराते हैं। हम लोगों को डराने का आइडिया तेरा ही था ना? नहीं मुकुल, आइडिया तो शुभम का था, तुझे याद नहीं है? हम सब लोगों को डराने के लिए सबसे पहले वही चीखा था। चल मेरे साथ, आज मैं इस शुभम की ही खबर लेता हूं। इतना कहकर मुकुल मोंटी के साथ चलने लगा। मुकुल इस बात से बेखबर था कि वह जिसके साथ चल रहा था उसका दोस्त मोंटी नहीं, बल्कि एक यक्षिणी थी। थोड़ी ही देर के बाद मुकुल उसी कमरे में आ गया जहां पर कुछ देर पहले मोंटी और शुभम मरे थे। मुकुल ने मोंटी की ओर देखते हुए कहा, यहां तो मुझे कोई कहीं शुभम नजर नहीं आ रहा। जैसे ही मुकुल की निगाह मोंटी पर पड़ी, मुकुल हक्का बक्का रह गया। उसके के पैर जम से गए और उसके चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे। मुकुल ने देखा उसके सामने मोंटी की जगह मोहिनी खड़ी हुई। उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, मगर इस वक्त मोहिनी की आंखें बिल्कुल लाल थीं और उसके बाल जमीन तक आ रहे थे। उसकी जुबान और उसका चेहरा बुरी तरह से भयानक काला था। मुकुल ने डरते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, तुम तो मोहिनी हो जिसने हमारे लिए कुछ देर पहले खाना बनाया था। मोहिनी नहीं, बेवकूफ यक्षिणी। तुम इंसान कितने बेवकूफ होते हो, कितनी आसानी से मेरे झांसे में आ गए। मेरे दोस्तों का क्या हुआ? मुकुल ने जैसे ही कहा, यक्षिणी बहुत जोर जोर से हंसने लगी और अचानक वह दीवार के ऊपर फिर से चिपक गई और उसका चेहरा फिर से छिपकली जैसा हो गया। मुकुल का यह मंजर देखकर चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने उन दोनों को मार दिया है, बेवकूफ इंसान। अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। तेरे दोस्तों के बाद अब तेरी बारी है। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, हमें यहां से जाने दो प्लीज। वह तो किसी भी हाल में मुमकिन नहीं है। यक्षिणी की आंखों के सामने कोई इंसान मौजूद हो, यक्षिणी उसका खून पिए बगैर नहीं रहती। तुझे याद नहीं, गांव वाले ने तुझे एक चेतावनी दी थी और उसने तुझसे यह भी कहा था कि यक्षिणी हर रूप बदल सकती है। देख, तूने खुद अपनी आंखों से देख लिया। अब अगर मैं तुझे यहां से जाने दूंगी तो तू यह सारी बातें सारे गांव वाले को बताएगा और वह चौंकन्ने हो जाएंगे। इसलिए तेरा मरना बहुत जरूरी है। बेवकूफ इंसान, जब तुम सब यहां आए थे तो तुमने इतना भी नहीं सोचा कि इस पूरे पैलेस की साफ सुथराई किसने करवाई है। तुम तभी भाग सकते थे। इस पूरे पैलेस की साफ सुथराई मैंने ही की थी, तुम्हारी यहां पर चिताएं जलाने के लिए। इतना कहकर यक्षिणी मुकुल के ऊपर कूद पड़ी और मुकुल की एक जोरदार चीख रात के सन्नाटे में गूंज गई। कुछ ही देर में यक्षिणी ने मुकुल के शरीर के खून को एक एक कप पी गई और यक्षिणी जोर जोर से हंसने लगी। मुकुल के चीखने की आवाज स्नेहा और प्रिया तक भी टकराई। प्रिया ने स्नेहा से कहा, यह सब क्या हो रहा है स्नेहा? ये तो मुकुल के चीखने की आवाज थी और साथ किसी लड़की के हंसने की आवाज। कैसी? और वो लड़की मोहिनी भी अचानक कहां गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि गांव वाले सही कह रहे थे? तुम सही कह रही हो प्रिया, शायद गांव वालों की बातों में सच्चाई है। हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। तुमने देखा नहीं था स्नेहा, जब मोंटी दोबारा यहां पर आया था तो उसका भी बिहेवियर अजीब सा था। वह किसी भी एंगल से मोंटी नहीं लग रहा था। लेकिन अब हम क्या करें स्नेहा? तभी उन दोनों के कानों किसी औरत की आवाज टकराई। उस आवाज में एक सा भारीपन था। प्रिया और स्नेहा घबरा।
कर खड़ी हो गई। उनके पास रखी हुई लकड़ियां बुझ गईं। प्रिया ने चिल्लाते हुए स्नेहा से कहा, ये क्या हो रहा है स्नेहा? अब हम दोनों क्या करें? ये लकड़ियां कैसे अचानक बुझ गईं? कुछ तो गलत हो रहा है स्नेहा, ये सब सामान्य नहीं है। प्रिया, मुझे लगता है कि इस वक्त हम दोनों को अपनी जान बचाना चाहिए। हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन मुकुल, शुभम और मोंटी, फिलहाल यहां से अपनी जान बचाकर भागो। इतना कहकर वह दोनों बुरी तरह से भागने लगी। प्रिया और स्नेहा बुरी से भाग रही थीं। भागते भागते स्नेहा को गांव नजर आने लगा। उसने हांफते हुए प्रिया से कहा, वो देख प्रिया, सामने पीपला गांव है। हमें गांव वालों की मदद लेनी होगी। तू सही कहती है स्नेहा। और तेज भाग स्नेहा और प्रिया गांव के एक घर के दरवाजे को बुरी तरह खटखटाने लगी। वो घर किसी और का नहीं, नितिन का था, जिसने उन सब लोगों को चेतावनी दी थी। मगर उस वक्त स्नेहा ने उसका मजाक उड़ाया था। स्नेहा बुरी तरह से चीख रही थी, प्लीज मदद करो, दरवाजा खोलो, नहीं तो हमें भी मार डालेगी। नितिन उस वक्त जाग रहा था। उसकी पत्नी उस वक्त वहां मौजूद नहीं थी और वो उस समय अकेला था। उसके हाथ जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए बढ़े कि बाबा की चेतावनी उसके दिमाग में दौड़ गई। वो सोच में पड़ गया। मगर स्नेहा और प्रिया की लगातार दर्द भरी आवाज नितिन के कानों में टकरा रही थी और उसके अंदर की इंसानियत उसे दरवाजा खोलने के लिए बार बार प्रेरित कर रही थी। नितिन ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एक झटके में स्नेहा और प्रिया हांफती हुई घर के अंदर आ गई। नितिन ने दरवाजा बंद कर दिया और उन दोनों एक कमरे में ले गया। नितिन ने कहा, क्या हुआ तुम दोनों के साथ? तुम लोग इतनी घबराई हुई सी क्यों हो? कौन तुम्हें मार डालेगी? स्नेहा नितिन को देखकर पहचान गई कि उसने कल नितिन का ही मजाक उड़ाया था, नितिन की बात का। स्नेहा ने जवाब दिया, वही यक्षिणी। कल तुमने जो कुछ भी हमें बताया था वह सब सच बताया था। गलती हमारी है। हमें तुम्हारी बात पर यकीन कर लेना चाहिए था। तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करने की सजा हमें भगवान ने कितनी बड़ी दी। हमारे तीनों दोस्त मारे गए। उसने हमारे सब दोस्तों को मार दिया। वह हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुम लोग घबराओ नहीं। अब तुम लोग मेरे घर में आ चुकी हो। वैसे तुम्हारे साथ क्या हुआ था? नितिन की बात सुनकर स्नेहा ने नितिन को एक ही सांस में सारी की सारी बात बता दी। नितिन उन दोनों की बात सुनकर सोच में पड़ गया और उसने स्नेहा से कहा, लेकिन मेरी एक बात समझ में यह नहीं आती, उसने तुम दोनों को क्यों जिंदा छोड़ दिया? अजीब बात करते हो तुम। शायद हम बड़ी मुश्किल से उसके चंगुल से बचकर यहां पर आए हैं। जैसे ही स्नेहा ने ये अल्फाज कहे कि अचानक कोई नितिन के घर का दरवाजा जोर जोर से फिर से खटखटाने लगा। नितिन ने उनकी ओर देखते हुए कहा, अब कौन है? नितिन ने यह कहा ही था कि अचानक स्नेहा और प्रिया के कानों में मुकुल की आवाज टकराई। स्नेहा, दरवाजा खोलो यार, हम सब तुम्हें डरा रहे थे, बाहर आ जाओ, हम बाहर खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुकुल की आवाज सुनकर स्नेहा चौंक कर प्रिया की तरफ देखने लगी कि अचानक शुभम की आवाज भी प्रिया के कानों में टकराई। प्रिया, प्लीज बाहर आ जाओ प्लीज, ये सिर्फ एक मजाक था। हमें पता है कि तुम इस घर में हो। हम तो तुम्हारे ही पीछे थे, बस तुम देख नहीं पाई। स्नेहा और प्रिया दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखने लगी। वह दोनों जिस कमरे में थी वहां पर एक बड़ी सी खिड़की भी लगी थी। स्नेहा और प्रिया धीरे धीरे कदमों से बढ़कर उस खिड़की के पास आ गई। उन्होंने देखा कि मुकुल और शुभम बाहर ही खड़े हुए थे और उनके साथ मोंटी भी था। स्नेहा ने प्रिया से कहा, कहीं वाकई में ये लोग हमसे मजाक तो नहीं कर रहे थे और हम सचमुच डर गए हों। मुझे भी कुछ कुछ ऐसा ही लगता है। तभी मोंटी की आवाज उन दोनों के कानों में टकराई, अब देर मत करो, स्नेहा और प्रिया बाहर आ जाओ। हम वादा करते हैं कि हम आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, प्लीज। मोंटी की आवाज सुनकर उन दोनों के चेहरे खिल उठे और स्नेहा ने प्रिया से कहा, ये वाकई हम लोगों को डरा ही रहे थे और हम थे कि डर गए थे। स्नेहा और प्रिया ने अपने कदम दरवाजा खोलने के लिए बढ़ाए ही थे कि तभी नितिन की चेतावनी उनके कानों में टकराई, दरवाजा खोलने की सोचना भी मत। तुम दोनों ने खुद कहा था कि तुम्हारे दोस्त मर चुके हैं। नितिन की बात का स्नेहा ने जवाब दिया, लेकिन हो सकता है कि वह हमसे मजाक कर रहे हो। हमें कोई तफहमी हुई हो बाहर खुद। मैंने अभी उन तीनों को देखा है, वह लोग खड़े हुए हैं। नितिन इससे पहले कुछ कहता है कि स्नेहा और प्रिया दरवाजा खोलकर बाहर आ गई, मगर जैसे ही वह दरवाजा खोलकर बाहर आई, वहां सिर्फ सन्नाटा पड़ा था। वहां कोई मौजूद नहीं था सिवाय एक खूबसूरत एक स्त्री के, जो इस वक्त बहुत सुंदर नजर आ रही थी। मगर देखते ही देखते उस स्त्री ने विकराल रूप ले लिया।
अचानक उस स्त्री के बाल जमीन तक आने लगे और उसकी आंखों का रंग लाल हो गया और उसका चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया और उसकी जीभ बहुत लंबी हो गई। स्नेहा और प्रिया इससे पहले कुछ समझ पाते कि अचानक उस स्त्री ने अपनी जीभ के जरिए स्नेहा को बुरी तरह से जकड़ लिया। स्नेहा चीखने की कोशिश कर रही थी मगर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसका दम पूरी तरह से घुटने लगा। देखते ही देखते स्नेहा का शरीर ऐसे हो गया जैसे कि उसके शरीर में खून ही ना हो और उसका शरीर बेजान होकर धरती पर गिर पड़ा। नितिन और प्रिया फटी फटी आंखों से इस नजारे को देख रहे थे कि अचानक यक्षिणी ने स्नेहा की ओर देखा। उसने अपनी जीभ स्नेहा की ओर बढ़ाई ही थी कि अचानक उसके कानों में किसी का स्वर टकराया। रुक जा यक्षिणी, तेरा खेल खत्म हो गया। उस लड़की को मारने की सोचना भी नहीं। उस व्यक्ति की आवाज सुनकर यक्षिणी ने गुस्से से पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने बाबा भैरवनाथ हाथ में त्रिशूल लिए खड़ा हुआ उसे क्रोधित आंखों से देख रहा था। छोड़ दे इस लड़की को, यहां से चला जा बाबा, वरना तू भी बेमौत कुत्ते की तरह मारा जाएगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नितिन बाबा को देखकर समझ गया कि लगता सुबह होने वाली है। सभी गांव वाले बाहर निकल आए थे। उनके सामने एक लड़की की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी और यक्षिणी का भयानक रूप सामने था। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तांत्रिक, क्योंकि तू नहीं जानता कि मुझे यहां पर किसने बुलाया है, और जिसने मुझे यहां पर बुलाया है सिर्फ वही मुझे वापस भेज सकता है। इतना कहकर यक्षिणी जोर जोर से हंसने लगी, मगर बाबा भैरवनाथ के होठों पर रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट थी। उन्होंने चीखते हुए यक्षिणी की तरफ देखकर कहा, तू बहुत बड़ी गलतफहमी में है बेवकूफ। यक्षिणी, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुझे यहां पर किसने बुलाया है। इतना कहकर बाबा ने अपने झोले में से एक सिंदूर निकाला, मगर ये क्या? उस सिंदूर को उन्होंने यक्षिणी की तरफ नहीं बल्कि नितिन के चेहरे की तरफ फेंक दिया। जैसे ही सिंदूर नितिन के चेहरे पर पड़ा, अचानक उसका चेहरा बदलने लगा और वह देखते ही देखते एक बूढ़े के रूप में आ गया। नितिन को देखकर सारे गांव वाले आश्चर्यचकित होकर उस बूढ़े की ओर देखने लगे। तभी बाबा भैरवनाथ की जोरदार आवाज गांव में टकराई, मगर जब मैंने नितिन को बाहर की ओर देखा तो मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख लिया कि यह नितिन नहीं बल्कि कोई और है, राकेश के चाचा महेश। राकेश ने अपने चाचा महेश को तंत्र साधना करते हुए देख लिया था, इसीलिए उसने सबसे पहले यक्षिणी के जरिए राकेश को मरवाया और नितिन अपने परिवार के साथ गांव से बाहर गया हुआ था। इस बात का फायदा उठाकर इसने अपना रूप तुझ से नितिन के रूप में बदलवा लिया ताकि ये गांव वालों के साथ रहकर उन्हें धोखा देने में आसानी से कामयाब हो जाए। इसकी आत्मा तुझसे जुड़ी हुई थी, इसीलिए सबसे पहले इसका मरना बहुत जरूरी था, और ये किसी आम हथियार से भी नहीं मरता, इसलिए मैं इसे मारने के लिए भगवान शंकर के त्रिशूल साथ में लाया था। अब तेरी ताकत इसके साथ ही चली गई है यक्षिणी, अब तेरा भी खेल खत्म। यक्षिणी, इतना कहकर वही सिंदूर बाबा ने यक्षिणी के ऊपर फेंक दिया। सिंदूर अपने ऊपर आते ही यक्षिणी बुरी तरह से चिल्लाने लगी। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज रही थी, मैं फिर से वापस आऊंगी, मैं फिर से वापस आऊंगी। देखते ही देखते वह एक धूल बनकर वहां से गायब हो गई। अब गांव में सब तरफ सन्नाटा था। गांव अब यक्षिणी से मुक्त हो चुका था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।